हेलो दोस्तों। तो त्रिभुज वाले पार्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने देखा था उसको आप लोग रिवाइज कर लिए होंगे और आज हम लोग देखते हैं त्रिभुज के टाइप जो है भुजाओं के आधार पर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कोणों के आधार पर देखा था। तो देखा था क्या क्या देखा था, समकोण, न्यून कोण एंड अधिक कोण त्रिभुज। इसी तरीके से अब हम लोग भुजाओं के आधार पर देख लेते हैं। तो भुजाओं के आधार पर क्या कंडीशन होती है। भुजाओं के आधार पर आपका हो जाएगा पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज एंड तीसरा हो जाएगा मेरे दोस्तों विषमबाहु त्रिभुज, है ना। चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो मेरे दोस्तों समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है। समबाहु मीन्स इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सम मीन्स समान, बाहु मतलब भुजा, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो। तो दैट इज, इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, जिसकी सभी भुजाएं समान। मतलब ये मान लीजिए अगर ये त्रिभुज है इस तरीके से, अगर ये कुछ इस तरीके से त्रिभुज है ए बी एंड सी, हमने कहा कि ये भी समान, यह भी समान, यह भी समान। मतलब जितना ए बी की लंबाई होगी उतना बी सी की लंबाई, और जितना बी सी की लंबाई उतना ए सी की लंबाई। मीन्स इसमें कहने का मतलब ये है कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। दूसरी बात आप लोग इसमें याद रखिएगा, दूसरी बात एंगल ए बराबर एंगल बी और बराबर एंगल सी बराबर 60 डिग्री। अब आप लोग कह रहे होंगे कि हमें 60 डिग्री कैसे पता चला। तो मेरे दोस्तों समबाहु त्रिभुज में जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब ये वाला एंगल आपस में बराबर हो जाएगा, ये वाला भी एंगल बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। अब चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का एडिशन 180 डिग्री होता है, तो हम किसी एक को मान लेंगे x, और जैसे ही x मानेंगे किसी एक को तो x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x की वैल्यू 60 डिग्री। तो दैट इज तीनों एंगल हमें पता चल जाएंगे कि 60 डिग्री होंगे। अब इसी तरीके से हम समद्विबाहु त्रिभुज देख लेते हैं। समद्विबाहु मतलब सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, तो जिसकी केवल दो भुजाएं बराबर हों। ठीक है, इसमें कैसा, जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज इस तरीके से कुछ ऐसे मान लीजिए बन गया। मान लीजिए ट्रायंगल ए बी सी की बात हम कर रहे हैं मेरे दोस्तों। अब इसमें कह रहे हैं कि केवल दो भुजाएं बराबर होंगी, तीनों भुजाएं बराबर नहीं होंगी। इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्तों कि अगर ये ए बी लेंथ है तो यह बी सी के, अगर ए बी लेंथ ए सी के बराबर है तो बी सी बराबर नहीं होगा, क्योंकि केवल दो ही भुजाएं बराबर होंगे। इसका मतलब ये है कि ए बी बराबर ए सी नॉट इक्वल बी सी। तो ए बी और ए सी आपस में इक्वल होंगे लेकिन बी सी इक्वल नहीं होगा। दूसरी बात है, इसके कौन से एंगल आपस में इक्वल होने वाले हैं, तो यह जो है जो तीसरी भुजा है, जिसके जो तीसरी भुजा इक्वल नहीं है उससे ये दोनों भुजाएं जो दो एंगल बनाएंगी वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन ये जब दोनों भुजाएं आपस में जब प्रतिच्छेद करेंगी तो उससे जो एंगल बनेगा वो एंगल आपस में इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होने वाले हैं, बराबर होने वाले हैं। मतलब एंगल बी बराबर एंगल सी नॉट इक्वल एंगल ए, ये कंडीशन इसकी रहने वाली है। ठीक है। अच्छा, अब हम जानते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, विषम मतलब भिन्न और बाहु मतलब भुजा, जिसकी भुजाएं भिन्न हो। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, भिन्न हो, उसको हम कह देते हैं विषम बाहु त्रिभुज। भिन्न भिन्न माप की हूं। ठीक, इसका कहना मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके से ट्रायंगल आपका दे दिया, ट्रायंगल ए बी
सी। हमने इसमें क्या कहा कि इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होंगी, दैट इज ए बी नॉट इक्वल बी सी एंड नॉट इक्वल ए सी। और दूसरी बात कि जब तीनों आपस में इक्वल नहीं होंगी, इसका मतलब एंगल भी आपस में इक्वल नहीं होने वाला है मेरे दोस्तों, ठीक है, एंगल भी आपस में इक्वल नहीं होने वाला है। अच्छा, ये तो रहा है आपके कुछ इस तरीके से सिचुएशन, ठीक। तो आप समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु त्रिभुज के बारे में इंट्रोडक्शन ले लिए। अब इस इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन में यूज होगा, उसके पहले हम लोग कुछ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जान लेते हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चलिए उसको भी हम लोग इंट्रोड्यूस हो लेते हैं, उससे भी देखिएगा मेरे दोस्तों, आप लोगों ने क्या पढ़ा कि न्यून कोण किसे कहते हैं, अधिक कोण किसे कहते हैं, सम कोण किसे कहते हैं, क्या आप लोगों ने रिकॉल कर पा रहे हैं आप लोग? न्यून कोण किसे कहते हैं? जिसके तीनों कोण क्या हों, जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हों, उसको हम लोग कह देते हैं न्यून कोण त्रिभुज। चलिए यहाँ पर लिखते हैं न्यून कोण। इसकी कंडीशन हमने क्या बताई कि जिसको तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हों, उसको हम लोग कह देते हैं न्यून कोण त्रिभुज। मान लीजिए एंगल क्या हो गया, ए हो गया, और यह एंगल बी हो गया, यह एंगल सी हो गया, ठीक। अच्छा, आगे समझिएगा। अब हम समझते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं कि जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो और बाकी के दोनों कोण 90 डिग्री से छोटे हों। इसका हमने आपको रीजन दिया था। अब वो रीजन आपको जानना है तो आप पिछला वीडियो एक बार जाके देख के आए, तो क्या होगा, उससे आपका फायदा ये होगा कि आपका कॉन्सेप्चुअल एकदम सॉलिड क्लियर होगा, ठीक है ना। तो सॉलिड क्लियर अगर होगा तो आपको ही मजा आएगा। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसमें कोई एक कोण हमारा क्या हो जाएगा, जिसमें कोई एक कोण हमारा 90 डिग्री होगा, हमारा एक कोण 90 डिग्री होगा और बाकी दोनों कोण हमारे क्या होंगे, 90 डिग्री से छोटे होने वाले हैं। अच्छा, अब हम जान लेते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? इसमें कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा और बाकी दोनों कोण 90 डिग्री से छोटे होंगे। ऐसा क्यों होता है कि बाकी दोनों कोण 90 डिग्री से छोटे होंगे? इसको भी जानने के लिए आप पिछले वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आप देख के आइए, तो आपको ये चीज ज्यादा अच्छे तरीके से रियलाइज हो पाएगा, ज्यादा अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक। तो एक बार आप देख के आएंगे तो आपको ही मजा आएगा, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं इससे काम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो हमने कहा कि कोई एक कोण आप 90 डिग्री से बड़ा रख दो और बाकी दोनों कोण 90 डिग्री से छोटा रख दो, तो यहाँ से आपका अधिक कोण त्रिभुज मिल जाएगा। छोड़िए, आपका यहाँ पर इससे कोई मतलब ही नहीं है, इसमें एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इसी तरीके से इसमें भी सी बी एंड ए। इतना आपको समझ में आ गया? ओके। अब मेरे दोस्तों, इसमें जो हम बताने वाले ये हैं कि जरा ध्यान से समझिएगा कि हमने कहा भैया कि एक काम करिए, अब इतना आप लोग एंगल समझिए, एंगल के माध्यम से। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, इसको मीट रहे हैं। अब हम लोग जो कॉन्सेप्ट को समझने वाले उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप लोग एक बार पिछला कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिए। अब देखिए, इसमें हम कहना ये चाह रहे हैं कि चलिए अब हम न्यून कोण त्रिभुज के बारे में अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको मान लीजिए न्यून कोण त्रिभुज है, जिसमें हमने कहा कि मान लीजिए इसकी लेंथ आपकी, चलिए यहाँ मान लेते हैं ए, इसको हम दे ही देते हैं नाम ए बी सी। हाँ, इसकी लेंथ हमने मान लिया ए, इसकी लेंथ हमने मान लिया कैपिटल बी एंड इसकी लेंथ हमने मान लिया कैपिटल सी।
ओके। अब इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं भैया, इसी तरीके से हमने कहा कि ये ए है, ये बी है और यह सी है, इसके सामने वाले भुजा बी, इसके सामने वाली भुजा, इसके सामने वाले सी। इसी तरीके से हमने कहा ये है, ये बी है, ये सी है, तो ये कैपिटल बी हो गया, ये कैपिटल ए हो गया, ये कैपिटल सी हो गया। अब जरा एक बात बताइए, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर क्या है? बी का स्क्वायर। इसका मतलब बी का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर ए और प्लस लंब का स्क्वायर सी। यह बात आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? पाइथागोरस का थ्योरम क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अच्छा, अब क्या यह चीज इसमें अप्लाई होगी? नहीं, लेकिन यह कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई होगा। कैसे? जरा ध्यान से देखिएगा। कहना हम ये चाह रहे हैं भैया कि अगर बी स्क्वायर की वैल्यू, बी स्क्वायर की वैल्यू अगर लेस देन हो जाए ए स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, तो यह कौन सा त्रिभुज बन जाएगा? यह बन जाएगा आपका न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बन जाएगा? यह बन जाएगा आपका न्यून कोण त्रिभुज। इसी तरीके से इसमें अगर हम कह दें कि बी स्क्वायर अगर इज ग्रेटर देन हो जाए ए स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर से, तो यह कौन सा त्रिभुज बन जाएगा? यह बन जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बन जाएगा मेरे दोस्त? अधिक कोण त्रिभुज। ओके, तो यह उम्मीद कर रहा हूं आप इस कॉन्सेप्ट को जरूर नोटिफाई कर पा रहे होंगे, और अगर कर पा रहे हैं तो इस पर एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरा बताइएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यह है कि यदि त्रिभुज की भुजाएं 4, 5, 6 के अनुपात में हैं, तो चलो हम यहाँ पर देखते हैं। चलो इसको डिलीट करते हैं पहले, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, मेरे दोस्त क्वेश्चन यह है तो त्रिभुज होगा, कौन सा त्रिभुज होगा? न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। चलो बताओ इसमें कौन सा होगा? न्यून कोण होगा, समकोण होगा, या अधिक कोण त्रिभुज होगा? तो मेरे दोस्तों जरा एक बात बताओ, अगर 4:5:6 के अनुपात में है, तो हम क्या करेंगे? इसको मान लेंगे एक भुजा 4 यूनिट, एक भुजा 5 यूनिट, एक भुजा 6 यूनिट। आखिरकार जब रेशियो में दिया रहता है तो इसको मानने का प्रोसेस क्या होता है? यही होता है। तो 4, 5, 6 के प्रोसेस में हम लोगों ने मान लिया, यूनिट के प्रोसेस में। अब क्या करेंगे? अब हम यह करने वाले हैं कि कर्ण वाली भुजा क्या होती है? कर्ण वाली भुजा सबसे बड़ी होती है और बाकी दोनों क्या होती है? छोटी होती है। तो हमें यह नहीं पता कि अब कौन सी ये त्रिभुज है। इसी तरीके से हम न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण में जो बड़ी भुजा होती थी, हम उसको स्क्वायर करके, बाकी दोनों का स्क्वायर करके, उसको ऐड करके हम फिर कंपेयर करते थे, छोटी है बड़ी है इक्वल, तब कमेंट करते थे कि न्यून कोण है, समकोण, अधिक कोण। उसी प्रकार इसमें भी सबसे बड़ी माप की लंबाई 6 है, तो हम 6 का स्क्वायर कर लेंगे। अब हमें नहीं पता कि बड़ा है या छोटा, लेकिन हम 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर आपस में ऐड कर सकते हैं। रीजन आपको पता इसलिए है क्योंकि सबसे बड़ी भुजा हम ना सेपरेट कर दिए, बाकी के जो दोनों लेंथ बचे हैं उनको भी सेपरेट कर दिए, और उन दोनों का स्क्वायर करके हम आपस में ऐड कर सकते हैं। ओके मेरे दोस्तों, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, इसको जब सेपरेट किए तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 16 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 25 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 36। अब इसका 36 हो गया और इसका जो ऐड करोगे तो यह हो जाएगा 25, 10, 35, 41। इसका मतलब 36 इज लेस देन 41 है। इसका मतलब 6 स्क्वायर इज लेस देन 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर है। इसका मतलब अगर ये छोटा है, इसका मतलब यह कौन सा कंडीशन अप्लाई हुआ मेरे दोस्तों? यह अप्लाई हुआ बी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका मतलब ये कौन सा है त्रिभुज? इसका मतलब यह न्यून कोण त्रिभुज है। तो ऑप्शन नंबर 1
सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके मेरे दोस्तों, अब अगला कॉन्सेप्ट को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि अगला कॉन्सेप्ट भी आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और यह बहुत जरूरी है जानना, तभी आप लोगों का अब आगे क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो सॉल्व हो पाएंगे मेरे दोस्तों, इसलिए इसको जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए इसको भी हम लोग समझ ही लेते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि एक त्रिभुज है, हमने कहा इसकी लेंथ ए है, इसकी लेंथ बी है, इसकी लेंथ सी है। इसकी लेंथ ए है, इसकी लेंथ बी है, इसकी लेंथ सी है, इतना हम लोगों को पता है। तो आप आगे क्या बताना चाह रहे हो हमें ये बताओ, इतना तो हमें पता है। चलो ठीक है, आगे भी क्या जानना है ये भी देख ही लेते हैं। जरा एक बात बताओ मेरे दोस्तों कि आप लोग कभी बचपन में एक चीज पढ़े होंगे कि त्रिभुज की कंडीशन कब होती है। अगर नहीं पढ़े हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, यहाँ पर हम लोग फिर से वही चीज देखने वाले हैं। और जो लोग पढ़े हैं वो लोग जरा बताइएगा कि त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है। क्या यही होती है कि तीन भुजाओं में से किन्हीं दो भुजाओं का एडिशन जब हम करेंगे तो वो जो दो भुजाओं का एडिशन आएगा वह एडिशन तीसरी भुजा से सदैव बड़ी होगी, तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होगी। लेकिन जब भी हम किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं में किन्हीं दो भुजाओं का डिफरेंस निकालेंगे तो जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होगी। यहाँ पर आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी कौन सी वैल्यू सबसे छोटी इससे मतलब नहीं रखना है, आपको मतलब किससे रखना है, हमको कोई दो वैल्यू उठानी है, उन दोनों को एडिशन करना है, वह एडिशन तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी आनी चाहिए। बराबर भी आगे तो भी बेकार हो गया, इसलिए बराबर भी नहीं आनी चाहिए, हमेशा बड़ी आनी चाहिए। और उन दो भुजाओं का अगर डिफरेंस निकालें तो उस तीसरी भुजा से हमेशा छोटी आनी चाहिए, तभी हमारी वो त्रिभुज एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज हमारा त्रिभुज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो हम कहना यह चाह रहे हैं मेरे दोस्तों कि ए प्लस बी मॉड मॉड वैसे ले सकते हो नहीं ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मॉड का सिंबल होता है कि हमेशा कोई भी वैल्यू रहे उसको पॉजिटिव कर देना, अगर नेगेटिव भी है तो भी पॉजिटिव। लेकिन त्रिभुज की भुजा की लंबाई कभी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए इसको हमेशा पॉजिटिव चलो हटा ही देते हैं, कोई जिससे कंफ्यूजन ना पैदा हो। ठीक है, तो ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, इतना समझ में आया। अच्छा, अगर कह दिए कि हम a प्लस बी लिए तो c से बड़ी हो गई, हमें b प्लस सी की भी वैल्यू बताओ। अगर b प्लस सी की भी वैल्यू अगर a से बड़ी होगी तभी हमारा त्रिभुज एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, अगर मान लो हम c प्लस ए के बारे में कहें तो भी हम यही कहेंगे भैया कि c प्लस ए ये जो दो भुजाएं हैं इनका एडिशन जो बची हुई भुजा है उससे हमेशा बड़ी हो तभी वो त्रिभुज एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज वो त्रिभुज कभी एग्जिस्ट नहीं करने वाला मेरे दोस्तों, बात को आप लोग समझो। ठीक है, अच्छा इतना तो हमें आप बता दिए, अब हमें यह बताओ कि a माइनस बी, अब यहाँ पर मॉड लगाना जरूरी है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि मान लीजिए त्रिभुज की भुजा 5 6 7 है, ठीक है, आपने 5 माइनस 6 कर दिया, आपने ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन, आपने ध्यान नहीं दिया, बाय द वे रैंडमली उठाया और 5 माइनस 6 कर दिया, तो क्या वैल्यू आने वाली है -1। लेकिन अगर मॉड लगा दोगे तो वही क्या बन जाएगा +1। इसी तरीके से अगर आप ध्यान देके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप 6 माइनस 5 करोगे, लेकिन बाय द वे नहीं करोगे तो यह मॉड उस गलती को पूरा कर देगा, जो गलती आएगी आपकी उस गलती को आपको क्षमा कर देगा यह मॉड, इसलिए मॉड यहाँ पर हम लगा देंगे। तो a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी, किससे, सी, दैट इज जो भुजा बची हुई है। इसी तरीके से हम यहाँ कहना यह चाह रहे हैं कि इसी तरीके से कहना हम यहाँ ये चाह रहे हैं कि b माइनस सी की माप क्या होगा, b माइनस सी का मॉड जो है a से छोटा होगा, इसी तरीके से c माइनस ए का मॉड b से छोटा होगा। मतलब हम उम्मीद कर रहे हैं आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। ओके, अब यहाँ से थोड़ा इवेल्युएट करिए, ऑब्जर्व करिए इस चीज को। अब जब ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, क्या नोटिस कर रहे हैं मेरे दोस्तों कि इसीलिए आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो सी है, एक सी है, मान लीजिए हमने इसको मिडिल में रख दिया, अब ये सी जो है ए प्लस बी से छोटा है, तो ए प्लस बी से
छोटा है। तो यहाँ भी माडी लगा दो जिससे देखने में अच्छा लगे और क्या बाकी कुछ है नहीं। ओके, तो a प्लस बी से छोटा है लेकिन a माइनस बी से बड़ा है, तो यहाँ हम a माइनस बी से बड़ा लिख देंगे। a माइनस, बात समझ में आया इतना? ओके, अब आगे चलते हैं, हम a को देखते हैं। a की जब बात करते हैं तो a बीच में रखते हैं। अब a जो है b प्लस सी से छोटा है, तो a b प्लस सी से छोटा है। ओके, और b माइनस सी से बड़ा है, तो b माइनस सी से बड़ा है। इसी तरीके से b पर आइए, तो b जो है c माइनस सी प्लस ए से छोटा है, लेकिन यह जो है c माइनस ए से बड़ा है मेरे दोस्तों। कुछ ऐसा है कि कुछ और है इसमें, यही यहाँ हमने लिखा है। अब इन दोनों को जब हमने ऑब्जर्व किया तो हमें क्या मिला, कुछ इस तरीके की वैल्यू मिल गई। ओके मेरे दोस्तों, तो उम्मीद कर रहा हूं आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, ठीक है। और अगर समझ गए हैं मेरे दोस्तों तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं। और अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए अब इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों ने जो अभी तक पढ़ा टॉपिक उस पर क्वेश्चन देखना वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते हैं तो कॉन्सेप्ट पढ़ने का कोई मजा नहीं आने वाला है। क्योंकि एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाता, कॉन्सेप्ट भी बीच बीच में पूछा जाता है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन डिपेंड करते हैं कि हमारा रिवाइज कैसे हो। रिवाइज करने का प्रोसेस क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो वही करने वाले हैं अब हम लोग। ओके, चल भाई, तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है मेरे दोस्तों कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 3 और 8 है, तीसरी भुजा की लंबाई x है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? क्वेश्चन यह कह रहा है एक त्रिभुज में दो भुजाएं की लंबाई 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर है, वह तीसरी भुजा x है। तो कह रहा है कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है? ओके, पहला विकल्प जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें यह कह रहा है मेरे दोस्तों कि 5 इज लेस देन x। दूसरा विकल्प क्या दे रहा है? दूसरा विकल्प दे रहा है 5 इज लेस देन x इज लेस देन 11। तीसरा विकल्प दे रहा है 0 इज लेस देन x इज लेस देन 11 एंड डी ऑप्शन दे रहा है x इज ग्रेटर देन 11। अच्छा, अब बताइएगा हमें, हमने आपको जो भी कंडीशन बताया उस कंडीशन की वैल्यू क्या कहती है, उस कंडीशन को अब जब हम अप्लाई करेंगे तो चूंकि हमें थर्ड वैल्यू नहीं पता है तो हम इसको रख देंगे बीच में। हमने क्या कहा, अब कोई भी वैल्यू उठा के देखो, हमने इसीलिए ए बी सी तीनों भुजाओं को बीच में रख के कंपेयर किया था, है ना। तो जो भुजा नहीं पता हम उसको बीच में रख दिए। ओके, अब हमने कहा था कि इधर की जो वैल्यू होगी, जो शेष दो भुजाएं हमें फाइंड हैं, ज्ञात हैं, उस दोनों का एडिशन करेंगे। तो हमें जो दो भुजाएं पता है इन दोनों का एडिशन कर लो, और जो दो भुजाएं नहीं जो दो भुजाएं पता है इधर साइड हम उसका डिफरेंस निकाल लेंगे एंड उसका मॉड ले लेंगे। मॉड लो तो 5 एंड इधर बचा या एंड इधर बचा 11। तो क्या देखो ऐसी कोई सिचुएशन दिख रही है क्या? जी हाँ, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। इसका मतलब ये उम्मीद तो कर सकता हूँ आपसे कि आप इस क्वेश्चन, ऐसे टाइप के क्वेश्चन अब आप लोग सॉल्व करने के लायक बन गए हैं मेरे दोस्तों। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं की लंबाई 6, 10 और x है,
रुकिएगा मेरे दोस्तों 2 मिनट तो। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई 6, 10 और 1 सेंटीमीटर है। x का न्यूनतम पूर्णांकीय मान। ओके, x का न्यूनतम पूर्णांकीय मान क्या हो सकता है? ओके, तो देखिए कह रहा है एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई 6, 10 और यक्स है। ओके, अब इसमें कह रहा है कि यक्स का न्यूनतम पूर्णांकीय मान क्या हो सकता है। तो फिर से आप वही अप्लाई करो, यहाँ पर रख दो आप यक्स, यहाँ पर रख दो आप 6 + 10 और यहाँ पर आप क्या करोगे 10 - 6। ओके, अब उसके बाद यहाँ आओ यक्स, यहाँ हो जाएगा 10 + 16 और यहाँ हो जाएगा 10 - 6 4। इसमें आपसे कह रहा है कि यक्ष का न्यूनतम, ध्यान से देखिए क्वेश्चन, न्यूनतम, न्यूनतम वो भी पूर्णांक। तो जो न्यूनतम वैल्यू कौन सी है 4 नहीं, 4 से बड़ी, तो 4 से बड़ी वो भी पूर्णांक में कौन सी वैल्यू है 5, इसलिए न्यूनतम वैल्यू क्या हो जाएगी यक्ष की 5। तो न्यूनतम वैल्यू मेरे दोस्त हो जाएगी यक्ष की 5। उम्मीद कर रहा हूँ यह क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा, है ना। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है मेरे दोस्त, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं क्रम 13, 14 तथा तीसरी भुजा एक पूर्णांक है, तो यक्ष के न्यूनतम था अधिकतम मान का औसत। यह भी क्वेश्चन इजी है, चलिए देखते हैं कैसे। हमने कहा इसको आप बीच में रख लो, ओके कोई दिक्कत नहीं, इधर साइड आप एडिशन कर दो, ओके कोई दिक्कत नहीं, हम एडिशन ही कर देंगे भैया। इधर साइड हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन कर देंगे, 14 - 13, ओके इसका घटाएंगे तो आएगा 1, 1 इज लेस देन x एंड इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसको ऐड करेंगे तो आएगा 27। अब कह रहा है न्यूनतम मान, तो x का न्यूनतम मान क्या होगा 1 तो होगा नहीं, 1 से बड़ी, तो x का न्यूनतम मान 2 और x का अधिकतम मान, x का अधिकतम मान, यक्ष का अधिकतम मान क्या होगा मेरे दोस्तों तो 26, क्योंकि पूर्णांक है, तो जब पूर्णांक है तो यक्ष की वैल्यू 26 है। अब कह रहा है औसत ले लो, तो औसत बराबर क्या हो जाएगा एक्स मीन और प्लस एक्स मैक्स अपान 2, ठीक है यह हो गया औसत, तो बराबर हो जाएगा 2 + 26 अपान 2, इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 14 मेरे दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा मेरे दोस्तों मुझे कुछ काम है जिस चक्कर में जाना पड़ रहा है, तो आप लोग आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप लोगों को हो सकता है क्या पता हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली हो, क्या पता आज ही फिर से बन जाए वो वीडियो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बस पढ़ते रहिए, वीडियो आप लोग को मिलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए इतना दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।